हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 6, जिसका पेपर कोड है 347 KF। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC, KD और KE। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने हिंदी की, फिजिक्स की और बायो की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अनसोल्ड पेपर 2025 कराए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 के का पार्ट एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। और देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपने 2019 से 2025 तक सभी सेट के लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये हमारे वो क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं, चाहे आप 2019 का पेपर उठाकर देख लो, 2024 का, 25 का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर साल क्या होता है, 7 पेपर सेट बनेंगे, तो 7 पेपर सेट में आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जामिनर के टीचर ने बनाए हुए हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि, लेकिन आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के का पार्ट एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन हम करेंगे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए, प्रश्न नंबर 7 के का पार्ट का ही अथवा करके हमसे पूछा गया था। या तो हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना था, या हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना था। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की क्रियाविधि, और सेकेंड है हेल वोल्फार्ड जोलेंस्की अभिक्रिया, जिसको HVZ अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम में मिस्टेक है, यहाँ पर फोलार्ड दिया गया है, लेकिन फोलार्ड नहीं हो, वोल्हार्ड होता है। ठीक है, और देखिए, और हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 के खा पाठ एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें इनसे रासायनिक अभिक्रिया इसकी करानी है एनिलीन की। अब देखिए, अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी होगी युग्मन अभिक्रिया पर, अमोनिया अभिक्रिया पर, ग्रेबेल थैलेमाइड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का का पार्ट एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रयोगशाला में एथेनॉल आप इसको एथिल अल्कोहल भी बोल देते हैं। प्रयोगशाला में एथेनॉल इसका यूपीएससी नाम है, एथेनॉल CH3CH2OH को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7H+ जैसे ऑक्सीकारक एजेंट का उपयोग करके एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत किया जाता है या हो जाता है। तो ये हमारी एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि है। अब हम इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे CH3CH2OH। ये क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल, या आप चाहे तो इसको एथेनॉल भी लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल। तो हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल का के साथ किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में होगा ये ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H+ या H2SO4 की उपस्थिति में होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। क्या बनकर आ जाएगा, CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, एसिटाल्डिहाइड हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3CHO। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ से CH3 ले लिया और यहाँ से C ले लिया, यहाँ से HO ले लिया, यहाँ पर बचा है H2 और ये O। तो यहाँ हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि H2O बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाया। तो हमने यहाँ पर प्रयोगशाला में एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकारक एजेंट का प्रयोग करके एसिटाल्ड में ऑक्सीकृत
कर दिया है। तो इस प्रकार हमारा एसिटाल्डिहाइड बनकर तैयार हो गया। हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में का अम्लीय जल अपघटन कराया। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया, एसिटाल्डिहाइड, और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एल्डोल संघनन ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं तथा यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। तो देखिए एल्डोल संघनन क्या है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं और NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया हमारी एल्डोल संघनन कहलाती है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें एसिटाल्डिहाइड के दोनों लेने होंगे। तो देखिए हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, लेकिन हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। और देखिए और हम इसको इस प्रकार लिखेंगे HCH2CHO। ये हमने क्या लिया, ये हमने एसिटाल्डिहाइड के दोनों ले लिए, एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड के हमने यहाँ पर दोनों ले लिए। ठीक है, अब हम इसके क्या किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, NaOH के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एल्डोल, यानी कि देखिए CH3CH। ये देखिए ये जो H है ना, ये चला जाएगा इस O के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3 और ये CH बन जाएगा, और देखिए इस C के ऊपर आ जाएगा ये OH। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो हमारा CH2CHO ऐसा कैसे रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्डोल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एल्डोल। एल्डोल, या आप चाहे तो इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूट। ठीक है, और देखिए 3 हाइड्रोक्सी यानी कि 3 पर क्या है, 1 2 3, 3 पर है OH, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या देखिए आपको अगर ये वाली समीकरण समझना आए तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या करके मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ 2CH3CHO। ये क्या है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। इसकी हमें क्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, हम यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एल्डोल, यानी कि CH3CH, यहाँ पर OH, CH2CHO। तो आप चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही है। अब देखिए अगर हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखनी थी हमें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें हम जो क्रिया कराएंगे, एक तो कराएंगे हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एक सहित के साथ, और एक कराएंगे हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सहित के साथ और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित के साथ हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं बेंजाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CHO। तो ये होता है हमारा बेंजाल्डिहाइड का सूत्र, बेंजाल्डिहाइड। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की किसके साथ क्रिया करा देंगे, हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ। यानी कि हम एसिटाल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3 को हमने यहाँ पर लिख दिया HCH2 फिर CHO। तो ये क्या है, ये हमारा है एसिटाल्डिहाइड। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। तो हम यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में होगी ये क्रिया, ये क्रिया होगी NaOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी फ्रेंड्स, ये होगी NaOH की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एल्डोल। तो देखिए एल्डोल है C6H5
CH, इस पर आ जाएगा OH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा बनकर आ गया एल्डोल। क्या बनकर आ गया फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर आ गया एल्डोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया कराई है NaOH की उपस्थिति में, तो हमारे यहाँ पर एल्डोल बनकर आ गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये थी हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 का। ये हमसे अथवा करके पूछा गया था, हमें इस पर टिप्पणी लिखनी है। हमसे बोला गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें टिप्पणी लिखनी है और ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, यानी कि एक 3 मार्क्स का, एक है 2 मार्क्स का। तो देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की विक्रिया विधि पर टिप्पणी लिखनी है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि इसको हम HVZ अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखनी है हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों या फिनोलों के साथ सांद्र एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों या फिनोलों के साथ सांद्र एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं RCOOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। RCOOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी कराएंगे हम अल्कोहल के साथ। तो R-OH, ये हम अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे, अल्कोहल के साथ। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो होगी किसकी उपस्थिति में होगी, तो ये होगी H+ आयन या H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, आप चाहे तो H+ आयन लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो H2SO4 होता है ना, H2SO4 होता है, ये H+ आयन ये प्रोटॉन देगा और ये HSO4-, ये क्या होता है, ये एक दुर्बल होता है और ये होता है प्रबल, तो ये होता है प्रोटॉन। तो आप चाहे तो इसको H2SO4 या H+ लिख सकते हैं। वैसे NCERT में H+ दिया हुआ था। तो देखते हैं, और तो फिर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ से H, यहाँ से HO, तो क्या H2O ये हमारा निकल गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया RCOOR-। तो RCOOR-, तो ये क्या है, ये हमारा एस्टर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर। तो यहाँ पर हमारा एस्टर बनकर तैयार हो गया। तो देखिए हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल या फिनोल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाया है, तो यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए एस्टरीकरण किस प्रकार बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल या फिनोलों के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो आप ये अभिक्रिया लिख कर आएंगे, और देखिए मैं आपको इसका उदाहरण दे रही हूँ, तो आप वो भी लिख कर आएंगे, क्योंकि देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा कर हर साल यही पूछे जाते हैं। मैंने अब तक जितने पेपर सेट कराए हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए, एस्टर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए, अब उदाहरण में हम क्या लिखते हैं, उदाहरण में लिखते हैं एस्टिक अम्ल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH। एस्टिक अम्ल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो ये करा देंगे हम एथिल अल्कोहल के साथ, यानी कि C2H5OH के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे फ्रेंड्स, एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करा देंगे H+ आयन। तो फिर हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथिल एसीटेट। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3COO C2H5, इसको बोलेंगे हम एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एथिल एसीटेट। ठीक है, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, जब हमने यहाँ से CH3 ले लिया, COO ले लिया और C2H5 ले लिया, तो यहाँ पे एक H बचा है और एक HO बचा है, यानी कि यहाँ पर बचा है जल H2O। और फ्रेंड्स एक बात और, एथिल एसीटेट को एथिल एथेनॉइड भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं इसका नाम। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया था एस्टरीकरण की क्रियाविधि लिखिए, तो हमें यहाँ पर एस्टरीकरण की क्रियाविधि लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, RC_O, यहाँ पर OH। और देखिए इस O ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है फ्रेंड्स, इस ऑक्सीजन के साथ है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन।
अब इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी कराएंगे H2SO4 के साथ। किसके साथ क्रिया करा देंगे, H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए जो H2SO4 के साथ जैसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, तो ये H+ आयन क्या होता है, ये प्रोटॉन देगा, और ये क्या है, ये दुर्बल है, ये दुर्बल है, और ये क्या है, ये प्रबल है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे तो या तो हम H2SO4 लिखेंगे या हम लिखेंगे H+ आयन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा H+, और H+ क्या है, H+ है प्रोटॉन। ठीक है, ये है प्रोटॉन, इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो ये प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या देगा, प्रोटॉन को दे देगा। नॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है किसको दे देगा, ये दे देगा प्रोटॉन को। ठीक है, ये प्रोटॉन को दे देगा, ये जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा प्रोटॉन को। तो जब ये प्रोटॉन को दे देगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H, और ये यहाँ पर आ जाएगा H। तो देखिए जब ये प्रोटॉन, जब ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देगा तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन पर आ जाएगा ये प्लस का चार्ज। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आयन आना एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि देखिए ये जो होती है, ये डबल बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या होता है, अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि इसको क्या करेगा, अब ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा डबल बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन खींच लेगा या इसको आकर्षित कर लेगा, तो जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो कार्बन पर क्या हो जाता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फिर से देखिए, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी बड़ी है, बड़ा क्वेश्चन है, और देखिए ये डायरेक्टली 5-5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। यहाँ पर हमसे यहाँ पर 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया था RCOOH। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी O के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और H के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की कराएंगे H2SO4 के साथ क्रिया। मैंने अभी आपको बताया अगर हम H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो H+ प्रोटॉन देगा, तो हमने वही प्रोटॉन यहाँ पर लिख लिया है। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को दे देंगे, ये जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को दे देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा H, और इसी प्रकार ये ऐसा का ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब ये क्या है, ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देंगे तो फिर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है हमारे एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आयन आना ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा यानी कि आकर्षित कर लेगा, तो देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो कार्बन पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, इस कार्बन पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। अब एंट्री किसकी होगी, एंट्री होगी अल्कोहल की। किसकी एंट्री होगी, अल्कोहल की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली अभिक्रिया का था, तो हम यहाँ पर एंट्री किसकी होगी, यहाँ पर होगी अल्कोहल की, यानी कि R-OH की। अब इस O के साथ भी क्या होंगे, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए इस O के साथ होंगे हमारे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो अल्कोहल की एंट्री होगी। अब देखिए ये जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ये जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन पर, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को दे देगा। तो जब ये इस कार्बन को देगा तो क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं R, उसके बाद ये देखिए C, इसके साथ ये O, ये हमारे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस O के साथ है H। ठीक है, इस O के साथ H है। अब देखिए ये जो था O और H, ये आ गया नीचे O, और ये आ गया H। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। और देखिए ये जो
ये जो आया है O और R H, अब ये कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, O को ले लेंगे यहाँ पर, R आ जाएगा यहाँ पर, और देखिए O के साथ भी क्या होंगे, O के साथ यहाँ पर होंगे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, O के साथ हो जाएंगे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर हमने हाइड्रोजन कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन करा है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा यहाँ पर प्लस का चार्ज। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये हमारे एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी कि टेट्राहेक्सल इंटरमीडिएट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा प्रोटॉन का स्थानांतरण। तो देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यही कंपाउंड हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C के साथ O, यहाँ पर है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन ने क्या करा था, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए। तो जब ऑक्सीजन ने खींचे हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया था प्लस का चार्ज आना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर H। ठीक है, अब ये प्लस, ये यहाँ पर ये ऐसे था, और ये क्या है, ये हमारे एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्या होएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन का स्थानांतरण, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे प्रोटॉन का स्थानांतरण। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर प्रोटॉन स्थानांतरण लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर देखिए ये क्या था, तो जब यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण हुआ है तो फिर देखिए यानी कि ये यहाँ पर थोड़ा अदल बदल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा R C सिंगल बॉन्ड O के साथ है हाइड्रोजन, और ये है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये C के साथ क्या आ जाएगा, ये O आ जाएगा और ये R आ जाएगा। ठीक है, ये वाला O आ जाएगा और ये R डैश आ जाएगा, R डैश। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आ गया O प्लस, और देखिए इसके साथ H हो गया और इसके साथ H हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनकर आ गया, ये कुछ इस प्रकार बनकर आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, ये जो H2O है ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और R डैश, और यहाँ पर बचेगा हमारा C के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O पर ये, और यहाँ पर H। अब ये क्या करेगा, ये जो H के साथ ये भी यहाँ पर ले लेगा, तो ये जब इससे लेगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए हमने अभिक्रिया जब स्टार्ट करी थी यानी कि प्रोटॉन तब हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन क्या होगा, ये बाद में निकलेगा। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये H2SO4 की हो रही है, किसकी उपस्थिति में हो रही है, H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। तो जब सांद्र H2SO4 की या H2 की उपस्थिति में हो रही है तो इसमें H2SO4 क्या होता है, एक उत्प्रेरक का भी काम कर रहा है, और उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में जो कि तो बच जाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है तो हम ये निकलेगा भी, तो ये यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा RCOOR, ये यानी कि H निकल जाएगा। तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं RCOOR डैश। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत लेंथी है, और देखिए अगर आप इसको 5 से 6 बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने लिया था ये कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसकी H2SO4 के साथ क्रिया करा दी। तो H2SO4 के साथ क्रिया कराई, तो इसमें जब भी H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, क्योंकि देखिए NCERT की बुक में दिया गया है H+ ये H2SO4 से लिया गया है, तो H+ क्या होता है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन इसको ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देगा। तो जब ये प्रोटॉन को देगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये इसके साथ आ जाएगा H। लेकिन ये जो है ये अच्छी बात नहीं है कि इस पर प्लस का चार्ज आए, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखिए क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड से यहाँ पर
ऑक्सीजन ले लेगा, इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। तो जब ये खींच लेगा तो फिर यहाँ पर जो कार्बन है ना, कार्बन, तो कार्बन क्या हो जाता है, ये दुर्बल हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब एंट्री होगी किसकी, अल्कोहल की, तो ROH की। तो जब यहाँ पर R-OH की एंट्री होएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब जब ये यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आ गया RCC, अब सिंगल बॉन्ड O के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन H, ये O प्लस R, ये देखिए कुछ इस प्रकार था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार हो गया, हमने H2O को यहाँ से निकाल दिया, तो फिर ये बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, RCOO R-। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखिए एक बार कोई समझ में भी नहीं आ रहा, अगर आपको बस इतना आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की क्रियाविधि, अगर आपसे पूछे तो अगर आपने बस इतना भी लिख लिया ना, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसमें आंसर कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, क्योंकि लिख कर आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। और फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको वो समझ नहीं आया है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की क्रियाविधि, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं उस पर आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स और कोशिश करिएगा वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा वो। और इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से ही आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि हमें लिख लिख कर ही याद होती हैं। अब देखिए अगला है हेल-वोल्फार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, यानी कि HVZ अभिक्रिया। अब देखिए या तो आपसे ये बोल देगा या बोल देगा HVZ अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो देखिए आपको पता होना चाहिए। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते हैं, चाहे 2019 का पेपर उठाकर देख लो, 21 का उठाकर देख लो, 22, 23, 24, 25, इनमें देखिए 7 पेपर सेट आते हैं। उन 7 पेपर सेटों में से 5 से 6 पेपर सेट में रिपीट ही होती है, ये हो गई। और देखिए ग्रेबिल थैलेमाइड हो गई, कार्बिलैमिन हो गई, रिमरटीमन होगी। तो देखिए ये वो अभिक्रिया जो कि हर साल रिपीट होती हैं, क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। तो देखिए हेल-वोल्फार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में वसीय अम्लों की क्लोरीन तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो वसीय अम्लों के अल्फा क्लोरो, अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में वसीय अम्लों की क्लोरीन तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो वसीय अम्लों के अल्फा क्लोरो, अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे प्रोपेनोइक अम्ल, तो वो होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH कि हमें किसके साथ क्रिया करा देंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पे नाम जरूर मेंशन करेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। हम यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे, और ये क्रिया जो होगी किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस CH के साथ क्या होएगा, ये CH के साथ, इस CH के साथ आ जाएगा एक क्लोरीन। ठीक है, इस CH के साथ आ जाएगा एक क्लोरीन, और एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस Cl के साथ। ठीक है, इस CH के साथ चला जाएगा एक Cl, और इस एक H आ जाएगा इस Cl के साथ, यानी कि जो H आएगा वो आ जाएगा HCl। ठीक है, ये तो अलग हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ आ जाएगा Cl, और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली हमारी ख पार्ट में हमसे पूछा गया था एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। तो ये कैसे, नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, C6H5NO2, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का क्या करेंगे हम यहाँ पर अपचयन करा देंगे, यानी कि H2।
अब देखिए हम यहाँ पर लेंगे, अब चयन कराएंगे तो हाइड्रोजन के हम यहाँ पर 3 अणु ले लेंगे, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में होगा? टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि SN और HCl की उपस्थिति में होगी ये क्रिया। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा एनिलीन यानी कि C6H5NH2, C6H5NH2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एनिलीन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे एनिलीन, C6H5NH2, एनिलीन। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा? और हमारा जल बनकर आ जाएगा 2H2। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो एनिलीन बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया था कि KOH की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया, यानी कि एनिलीन की हमें KOH की उपस्थिति में HCl के साथ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करानी है। तो देखिए जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर तैयार होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारी अभिक्रिया होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि देखिए एमीन वाले चैप्टर में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये 2 ऐसी अभिक्रियाएं जो कि हर साल पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको इन अभिक्रियाओं पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 की क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। और हम यहाँ पर लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु, ठीक है। जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा? यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि C6H5NC। इसको बोलेंगे हम फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे हम फेनिल आइसोसाइनाइड। अब देखिए जब भी आप रिएक्शन लिखें उसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और बनकर तैयार हो जाएगा 3KCl। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि 3H2O। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है एनिलीन। क्या है फ्रेंड्स? ये है एनिलीन। और ये क्लोरोफॉर्म है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए अगला है हमारा, अगला है C2H5MgBr यानी कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया। तो देखिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये क्या होता है? ये जो कि एक गिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या है? ये गिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो देखिए जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ क्रिया कराएंगे? एनिलीन के साथ, एनिलीन की C6H5NH2। ये क्या है? ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन C6H5NH2 ये एनिलीन है। एनिलीन की किसके साथ क्रिया कराएंगे? तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा देंगे यानी कि C2H5MgBr के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा ईथेन। क्या बनकर आ जाएगा? हमारी ईथेन गैस बनकर आ जाएगी, ईथेन। ठीक है, ईथेन बनकर आ जाएगी। और क्या बनकर आ जाएगा? और फेनिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनकर आ जाएगा यानी कि C6H5NHMgBr। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेनिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या आ जाएगा? फेनिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एनिलीन की एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराई तो हमारी इथेन गैस बनकर तैयार हो गया और फेनिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। हम यहाँ पर एनिलीन की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिए एनिल को हम चाहे तो C6H5NH2 या देखिए बेंजीन रिंग पर NH2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख कर आना। अब देखिए बेंजीन रिंग पर NH2, इसकी हम कराएंगे क्रिया किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ। तो हम यहाँ पर ब्रोमीन जल के ले लेंगे 3 अणु, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में होगी? Br2H2O। और ये जो होगा ये होगा एट रूम टेम्परेचर की उपस्थिति में होगी क्रिया, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा वो रूम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, यानी कि कमरे के ताप पर। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बनकर आ जाएगी? 2,4,6। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर NH2 है, यहाँ पर Br ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर Br और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर Br। और क्या बनकर आ जाएगा? और बनकर आ जाएगा 3HBr।
बनकर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन बनकर आ जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, हमें यहाँ पर एनिलिन की NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर क्रिया करानी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, जब हम एनिलिन की 273 से 278 केल्विन ताप पर सोडियम नाइट्रेट, यह सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि देखिए C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl क्या बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा C6H5N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा 2H2O प्लस 2H2O प्लस NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनकर आ जाएगा, और इसका नाम है एनिलिन, और इसका है सोडियम नाइट्राइट, और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 7 का ख कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें यहाँ पर निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये अथवा करके हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें हमसे पूछा गया था फर्स्ट है युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए युग्मन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल पूछी जाती है। तो देखिए युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देखिए अभी आया C6H5N2Cl, तो ये होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तथा फिनॉल के साथ अभिक्रिया पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो ये अभिक्रिया हमारी युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ अभिक्रिया पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये है बेंजीन रिंग, इस पर N2Cl, तो N आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का, N2Cl और किसके साथ क्रिया, और हम यहाँ पर क्रिया करा देंगे फिनॉल के साथ। हम सभी जानते हैं बेंजीन रिंग पर OH, इसको बोल देंगे हम फिनॉल के साथ क्रिया कराएंगे, और क्रिया होगी 273 से 278 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कि देखिए ये जो बेंजीन है इसको हमने लिटा दिया, ठीक है, और साथ में हमने ये वाली जो बेंजीन थी इसको भी लिटा दिया, ठीक है, ये दोनों थी खड़ी बेंजीन, इसको हमने लिटा दिया। तो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ये जुड़ गई हैं, यानी कि इन दोनों का युग्म हो रहा है, यानी कि ये दोनों जोड़े में आ गई हैं, ठीक है। तो और क्या निकलेगा, और निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा, और निकल जाएगा हमारा HCl, क्या निकलेगा HCl, और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको ये यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये है, अब देखिए यहाँ पर है N, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर N, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया कुछ इस प्रकार, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ गया ये, या N क्या आ गया पैरा पोजीशन पर, और ये भी पैरा पोजीशन पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, तो ये जो Cl है ना, ये Cl चला जाएगा, इसके एक H यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो यहाँ H यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ एक HCl यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका नाम आप नीचे मेंशन कर देना, इसका नाम है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली हमारी अमोनिया अभिक्रिया, जिसको हम अमोनिया अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए यह है वह अभिक्रिया जिसमें या तो एल्किल या एरिल हैलाइड के हैलोजन अणु में या अल्कोहल या फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन एमिनो समूह द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल या अमोनिया अभिक्रम प्रयुक्त होता है। सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन बनते हैं। फिर से देखिए यह वह अभिक्रिया जिसमें या तो एल्किल या एरिल हैलाइड के हैलोजन अणु में या अल्कोहल या फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन एमिनो समूह द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल या अमोनियम अभिक्रमक प्रयुक्त होता है। सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स
ये यहाँ पर है ROH। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर ले लिया अल्कोहल। अल्कोहल का हम यहाँ पर क्या कराएंगे, NH3 के साथ क्रिया, और किसकी उपस्थिति में होगी क्रिया, Al2O3 की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा RNH2, जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे इसको, हम प्राथमिक एमीन बोलेंगे। और इसमें से क्या जाएगा, इसमें से H2O निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम इसका ये दोबारा कराएंगे तो हो जाएगा R+OH। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R2NH। इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, और ये होगी ROH और यह -H2O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा R3N। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ROH, तो यहाँ पर आ जाएगा R4N+OH-। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अमोनिया अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए ये हमारी लास्ट अभिक्रिया ग्रेबेल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए अब से 3 से 4 साल से हमेशा रिपीट हो रही है, यानी कि हर एक सेट में ये रिपीट ही हो रही है। तो फ्रेंड्स इस बार भी आने के इसके 101% चांस है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो देखिए थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण ग्रेबेल थैलेमाइड कहलाता है। तो देखिए ये था थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है। ठीक है, इस थैलेमाइड की हम क्या कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, और यहाँ से H2O निकल जाएगा, यानी कि इस H के स्थान पर आ जाएगा K। तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की हम क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो जब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हैलाइड निकल जाएगा। तो जब पोटेशियम हैलाइड निकलेगा तो यहाँ पर पोटेशियम की जगह क्या आ जाएगा, एल्किल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा N एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, अब इस N एल्किल थैलेमाइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ, यानी कि 2H2O के साथ क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए थैलिक अम्ल अलग निकल जाएगा, और यहाँ पर 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन अलग निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा ये सेट समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।